Tell me, how was the test? How was the test? आज का टेस्ट अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो मतलब कि क्या बोलूं मैं, मतलब आपका प्रिपरेशन ऑन ट्रैक नहीं है, ठीक है। जिनका आज का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ यानी कि प्रिपरेशन ऑन ट्रैक नहीं है, वर्क ऑन द प्रिपरेशन, ठीक से सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करो, यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। इट वाज अ वेरी इजी पेपर, आराम से 60 पार स्कोर आना चाहिए था। हाउ मच हैव यू स्कोर्ड, दोज हु आर टेलिंग इजी, कितना स्कोर आया? 58, okay, great. 63. So today's score should have crossed 60. ठीक है, 50 above is also fine, but it should have crossed 60. It was a very easy paper. One second. Okay. So those who have joined now, what was the score? I'm uploading the PDF. You can write down your scores. See, those who have joined now, and like if anybody have got less than 50 in today's paper, stay till the end of the class. I'll tell you how you should prepare in the right direction. ठीक है, it's not the correct way. I'm asking only about DILR score first of all. कोई पूरा score मत लिख देना, ठीक है। I'm asking only about DILR score, and अगर किसी का भी 40 50 मतलब 40 से कम है तो you stay till the end of the class. I'll tell you, I'll guide you how to prepare in the right direction, because it means that you're not preparing in the right way. If you are getting 40, less than 40 in these kind of paper, it means you're not doing your work well. Okay, so if you are doing it and you're not doing it properly, then that's not the way, you are just wasting your time. So don't do that. Stay till the end of the class. I'll tell you with the syllabus ki kya karna hai, kaise aap how can you improve your score. So this was the like real test, एकदम conceptual paper आपको दिया गया था। एक सेकेंड, ये कहाँ गया? ठीक है, फर्स्ट सेट जो था नहीं, उसमें आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी वो डेटा की। ओके, लेट्स सी। सो दिस वाज द फर्स्ट सेट। एनीबडी हैव अ डाउट इन दिस? नॉर्मल मैचिंग पजल था। इट वाज अ सिंपल मैचिंग पजल, आराम से 10 मिनट के अंदर कर सकते थे, आराम से पूरे के पूरे 12 मार्क्स आपको आ सकते थे इसमें। ठीक है, क्यों नहीं हुआ आशु? व्हाट्स द प्रॉब्लम? इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे तो क्या होगा? अभी वी आर जस्ट 5 मंथ्स टू गो। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, पर अगर अभी आप नहीं ठीक करोगे तो बहुत लेट हो जाएगी। इफ यू डोंट लाइक कीप ऑन ट्रैक योर प्रिपरेशन नाउ, इसके बाद टाइम नहीं है। ठीक है, विल डिस्कस द सेट आफ्टर अ वाइल। ठीक है, पहले एक बार पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सेट? दिस वन नहीं, ये तो हो गया। नेक्स्ट ये वाला, ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स। अगेन सिंपल मैचिंग पजल, कुछ भी नहीं था, सिंपल मैचिंग पजल। Anybody who didn't get this? हाँ, आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से उन्होंने ले लिया है ये सारे क्वेश्चंस, क्लास में ये सब करवाए हुए, आई नो। ठीक है, तो अच्छा ही है क्लास में करवाया हुआ था, तब आप लोग को तो और बेटर करना चाहिए था। हाँ, 8 मिनट्स में किया, वेरी गुड।
और जल्दी कर पाते, मतलब अगर आपका देखा हुआ क्वेश्चन था तो आपको कुछ तो उसमें मतलब एक्सेप्शनल करना था ना, यू शुड हैव डन इट मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम. Okay, great, 5 minutes. Next is this one, where we had a bar graph plus a table. What about this? How was this? I think ये भी simple था. It was थोड़े बहुत ऐसे calculation करने थे जो भी required था उसके according. ठीक है? This was also very easy. तो अभी तक 3 सेट्स हमने देखे और तीनों वेरी इजी थे. अगर आप तीनों सही सही से कर लेते आपके कितने स्कोर हो जाते? 12 into 3, 36. नेक्स्ट, इसको डायग्राम देख के छोड़ना नहीं था. इट वाज अ वेरी इजी सेट. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस? अब ये उनसे थोड़ा सा लेवल अप था. इट वाज, वी कैन से, अ मॉडरेट सेट, बट अगेन इट वाज सॉल्वेबल. ठीक है, विल सी दिस. ठीक है, हम लोग देखेंगे. सो दिस वाज ऑन अ रिले रेस पे था. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये गेम्स एंड टूर्नामेंट से था ये क्वेश्चन. बट अगेन कोई भी प्रायर नॉलेज की जरूरत ही नहीं थी, है ना. नॉर्मल अगर आपको एनालिसिस आता है आप ये भी सॉल्व कर सकते थे. नेक्स्ट, दिस वन, सिटिंग अरेंजमेंट 1. सिटिंग अरेंजमेंट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ केसेस दैट वी वर गेटिंग इन दिस, है ना. तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बिकॉज ऑफ दैट. तो यू कुड हैव स्किप्ड इट, क्योंकि अभी तक हमने कितने सेट्स देखे? ठीक है, 3 तो ऐसे थे जो बिल्कुल सॉल्वेबल थे. फोर्थ वन अगेन, फोर्थ और इसके बीच में पर आपको एक चूज करना पड़ता है. यू कुड नॉट हैव स्किप्ड बोथ ऑफ देम. ठीक है, आप दोनों स्किप नहीं कर सकते थे. या तो आप रिले रेस वाला करना था आपको, या तो सिटिंग अरेंजमेंट करना था. वन ऑफ दीज यू शुड हैव डन, द अदर वन यू कुड हैव स्किप्ड. इट वाज अप टू यू. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, फाइन. नेक्स्ट, ये वाला, दिस अगेन इट वाज वेरी इजी, पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस. ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी. 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये. ठीक है, इट इज वेरी इजी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों इस बार आ भी सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि हर बार वेन डायग्राम से अलग अलग टाइप के जो वो सेट्स दे रहे हैं. दिस इज ऑल्सो वन टाइप एंड दिस इज लाइक अ वेरी गुड क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन दिस. तो ये भी बहुत ईजी था. मैं आपको करके बता दूंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा. कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कोई, तो आप कर पाओगे. ठीक है, आई टेल यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. ओके, दिस वन. सो दिस वाज वन क्वेश्चन जो आपको नहीं करना था. दिखने में सिंपल था, देयर वाज वन टेबल बस, पर ये नहीं करना था. इट वाज लेंदी. आपको बहुत सारे केसेस लेने थे, बहुत कुछ रेशियो फिगर आउट करना था. उसके बाद भी देयर वर चांसेस कि रॉन्ग हो सकता था आंसर. ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको पक्का स्किप करना था, जो आपको फंसाने के लिए दिया गया था. प्लस ये टीटा भी था. ठीक है, सो ठीक है. नेक्स्ट, एनीबडी हु हैव डन दिस बाय द वे? कोई है जिसने किया है? ओके, डिड यू गेट द आंसर्स? 3 राइट. फाइन. किया है तो कोई बात नहीं है. मैं बोल रही हूँ कि बट अदरवाइज थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है कि आप टाइम इन्वेस्ट करोगे और केसेस इतने सारे हैं, फिर ना अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो गया और करेक्ट आंसर भी नहीं आया. तो वैसे मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो वैसे इट्स बेटर टू लीव क्वेश्चन लाइक दिस. और लास्ट वाले में क्या इशू है? आप बोल रहे हो वैल्यूज मिसिंग है ना. चेक करेंगे. ठीक है, ओके, विल सी दिस. तो टोटल 5 सॉल्वेबल सेट्स तो थे. ठीक है, 5 सॉल्वेबल सेट्स थे टोटल, यानी कि 20 क्वेश्चंस इनटू 3, 60 तो मतलब टच करना चाहिए था आपका स्कोर. उसके ऊपर तो इट्स अप टू यू कि अगर आपने अच्छे से कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते थे. और अदरवाइज मतलब 60 तो सबको टच करना चाहिए था. ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है टच, जिनका 50 या उससे कम है, यू हैव टू स्टे ट्यून. आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर. मतलब गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हो. अभी फिर से ग्रुप में किसी ने फिर से पूछ रहे थे कि बाइनरी लॉजिक वगैरह ये सब है क्या सिलेबस में. मैं कितने बार बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अब मैं थक चुकी हूँ, है ना, बता के
कि वो सब टॉपिक आने के चांसेस बहुत मिनिमल है, क्योंकि वो सालों से नहीं आए हैं। लाइक 10, 12, 13, 14, 15 ईयर्स बैक वो सब टॉपिक्स आते थे, उसके बाद अभी तक बहुत सालों से नहीं आए हैं। और अगर आ भी जाते हैं तो मैंने बोला है आपको कि वो टॉपिक्स देखने हैं, पर बस देखने हैं, पर बस जानना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, सो दैट अगर बाई चांस आ जाए तो आपको पता हो, ठीक है। और बाई चांस अगर आ भी जाते हैं ऐसे आउट ऑफ दी सिलेबस टॉपिक्स, तो इट इज ऑलवेज जनरली इजी टू सॉल्व। जैसे कि कोडिंग का सेट आपने देखा होगा 2018 के पेपर में, डू यू रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज फॉर दैट? क्या उसके लिए आपको कोडिंग पढ़ के आना था और तभी आप वो कर सकते थे? नहीं, कोडिंग इज अ वास्ट टॉपिक, उसमें क्या क्या पढ़ के जाओगे? तो उस क्वेश्चन में सिंपल एनालिसिस की जरूरत थी। अगर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसको आप समझ लेते और सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता, आपको कोई कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं थी। दैट इज माई पॉइंट। तो क्या हमको उस टॉपिक पे टाइम वेस्ट करना है? नहीं करना। दैट इज माई पॉइंट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाइनरी लॉजिक आ ही नहीं सकता, हो सकता है आ जाए, ठीक है। इट्स नॉट इन माई हैंड, इट्स नॉट इन योर हैंड। मुझे नहीं पता कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, नोबडी नोज। मेरे लिए भी वो पेपर उतना ही सरप्राइज होगा जितना आपके लिए होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर मैं क्या बोल रही हूँ कि हो सकता है वो आ जाए, पर उसके आने के चांसेस इज लाइक मिनिमल, बहुत कम। और वहीं पे आप 2019 का पेपर अगर सिर्फ एक, ये सॉरी 2018 का पेपर सिर्फ स्लॉट 2 उठा लो, उसमें 3 क्वांट बेस्ड एलआर के क्वेश्चंस हैं। 3 एक ही पेपर में, एक ही स्लॉट में, आउट ऑफ 8 देयर आर 3 क्वांट बेस्ड एलआरडीआई क्वेश्चन। तो इस पे वर्क करेंगे या फिर कोडिंग पे ध्यान देंगे? अब आप बताओ, ट्राई टू गेट माई पॉइंट। तो पहले इस पे ध्यान देंगे वंस दिस सिलेबस इज ओवर। हम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग बाइनरी लॉजिक वगैरह नहीं देखेंगे, वो आप देखना अभी नहीं, अभी नहीं, मे बी सितंबर का कोई एक हफ्ता आप उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को डेडिकेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर जब भी अगस्त का कोई एक हफ्ता आप उन टॉपिक्स को डेडिकेट कर सकते हो। एक हफ्ते में बस सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं और कुछ नहीं, नॉट इन डिटेल, ठीक है। $36 करेक्ट हो नहीं? सी राहुल, वो भी नहीं करना है ना, कि ऐसे नहीं कि अटेम्प्ट करते जाओ, है ना, कि मतलब ये वाली कॉन्सेप्ट भी समझनी पड़ेगी कि एक करेक्ट, एक इनकरेक्ट और एक नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आई शो यू हाउ, आई शो यू हाउ। तो सपोज कि 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों ने अभी तक 15-15 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 15-15 अटेम्प्ट किए, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पीपल A, B, C, जिन्होंने 15-15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ऑल करेक्ट। तो इनका स्कोर क्या है अभी के लिए? इसका है 45, 45, 45। अब इनमें से सपोज ए क्या करता है, ए एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसको करेक्ट करता है, तो ए का स्कोर क्या हो जाएगा? 48। बी एक अटेम्प्ट करता है और वो गलत हो जाता है, तो बी का स्कोर क्या हो जाएगा? 44। और अगर सी अटेम्प्ट नहीं करता है एक और क्वेश्चन, तो सी का स्कोर क्या रहेगा? 45। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक एक स्कोर का गैप, परसेंटाइल में बहुत गैप हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा मत करो कि बस कुछ भी ऐसे ही अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, वो भी नहीं करना है। हमें अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ाने हैं, हमें करेक्ट अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। क्लियर? सो ये सब चीजों को समझो, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? और अल्टीमेट टारगेट इज द स्कोर। हमारा ये किसी से फाइट नहीं है कि हम सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, मैं सबसे ज्यादा टफ करूंगा, मैं सबसे, ये कंपटीशन नहीं चल रहा है ना। कंपटीशन किस बारे में है? कि कौन कितने ज्यादा करेक्ट कर ले और अच्छा स्कोर ले आए। सो वर्क ऑन दैट, है ना। थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करो, थोड़ा स्मार्टली सोचो वाइल राइटिंग द मॉक ऑल्सो, वाइल एनालाइजिंग इट ऑल्सो, कि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है, ठीक है। हमें आज के बाद पजल्स फिर से काम नहीं आने वाले हैं, पर मतलब जो वो पर्पस है उसका वो समझो, तो फिर इजी होगा आपको सॉल्व करने में, आपको इजी होगा ये फिगर आउट करने में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? सो मैं क्लास के बाद एक बार फिर से आपको मेन टॉपिक्स बता दूंगी, उन पे पहले फोकस करो। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बाकी टॉपिक्स नहीं करने, बाइनरी वगैरह करने, पर अभी नहीं करना। मैं आपको क्लासेस दे दूंगी उस पे बाद में,
ठीक है, अगस्त या सितंबर में वी विल हैव सम क्लासेस, या फिर आई थिंक ऑलरेडी लिए हुए हैं क्लासेस, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगी, उसमें आप देख लेना, थोड़े थोड़े लॉजिक बताए हुए हैं, लॉजिक समझ जाओगे, हो गया, कुछ भी और नहीं करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस उसमें नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं है वेस्ट करने को, वी हैव ओनली 5 months टू गो एंड वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. So first of all, know your syllabus, don't work on wrong topics, don't waste your time on wrong topic, don't waste your energy and effort, it will lead you nowhere. Okay, okay, जल्दी से कर लेते हैं. 6 employees from a software company, ठीक है, 45 minutes से आई थिंक पूरा पेपर खत्म कर देंगे अभी, ठीक है, विल गो वेरी फास्ट. 6 employees from a software company, Mindtree Solution, were sent for 6 projects to each of the different city. तो 6 friends है, 6 cities है, 6 फ्लाइट के टाइमिंग है, 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है, और नहीं, सिटीज 2 बार है, कौन से सिटी से गए थे और कौन सा उनका होम टाउन है, ठीक है. हाउ द होम टाउन एंड द प्लेसेस फ्रॉम विच दे लेफ्ट वेर नॉट सेम, कि कोई भी सेम नहीं हो सकता 2 सिटी किसी के लिए भी, ठीक है. लेट्स टेक अ टेबल. फ्रेंड्स के नाम है क्या? नहीं, फ्रेंड्स के नेम तो नहीं है. तो सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया, जब भी कोई पजल में अगर टाइम या ऐसा कुछ दिया हो, इट्स बेटर टू टेक दैट एज अ फिक्स्ड क्लू, ठीक है. तो टाइम को फिक्स्ड क्लू ले लेंगे, 9:05, 9:15, 9:25, 9:05, 9:15, 9:25, 45, 10:10, 9:45, 10:10 and 10:20, 10:20, ठीक है. उसके बाद होम टाउन, सिटी ट्रेवल्ड टू और लैंग्वेज नोन, ठीक है. द होम टाउन and the place were not same, ठीक है. Before also the one living from Pune left 10 minutes before the one whose hometown is in Hyderabad and does not know Ruby or Java. तो ये हल्का सा complicated इसलिए था क्योंकि places के जो नाम थे, city और hometown के जो नाम थे वो same थे, और आपको clues क्या किया उन्होंने mix करके दे दिया, जैसे कि यहाँ पे the hometown and the place from which they left were not same. अच्छा, the one leaving for Pune left 10 minutes before the one whose hometown is Hyderabad. Pune, the one leaving for Pune left 10 minutes before the one whose hometown is Hyderabad. We'll just write hometown here. The gap is 10 minutes. 10 minutes का gap कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. So many possibilities are there. We cannot fill them in the table right now. So I have kept it aside as a visual clue. Okay, next. The one whose hometown is Bangalore was the first to leave and didn't leave for Kolkata or Delhi. Bangalore, तो Bangalore यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि जिसका भी hometown उन्होंने बोला Bangalore है, was the first one to leave. Bangalore was the first one to leave, but he did not leave for Delhi or Kolkata. He did not leave for Kolkata or Delhi. Also यहाँ पे कुछ और भी था, does not know Ruby or Hyderabad, Java. Who does not know that? The one who left for Pune. The one who left for Pune does not know Ruby or Java. Does not know Ruby or Java. Next, the one who knows Python lives in Kolkata and was not the last one to leave, while the one leaving for Kolkata knows PHP. ठीक है, तो कोलकाता जिसका होम टाउन है उसको कौन सी लैंग्वेज आती है? पाइथन, उसको आती है पाइथन. और कोलकाता के लिए जो जा रहा है, लेफ्ट फॉर कोलकाता, उसको कौन सी लैंग्वेज आती है? PHP. So this person who lives in Kolkata, जिसका होम टाउन कोलकाता है, was not the last one to live. ठीक है, so कोलकाता will not be last. Next, अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी एनालाइज नहीं करना है, जस्ट कीप ऑन कन्वर्टिंग द क्लूज इनटू विजुअल क्लूज एंड देन वी विल स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट. ठीक है. There was a gap of 10 minutes between Delhi and Hyderabad flight, where the flight for Delhi took off before Hyderabad. There was a gap of 10 minutes between Delhi and Hyderabad flight. अब दिल्ली यहाँ तो हो नहीं सकता, तो ये जो 10 minutes का gap का option था, that is cancelled for Delhi and Hyderabad. Now Delhi can be here and Hyderabad here, or Delhi can be here and Hyderabad can be here. ठीक है, two options we have because 10 minutes gap है ना, उन्होंने बोला. There was a gap of 10 minutes between Delhi and Hyderabad flights,
where flight for Delhi took off before Hyderabad, while the one who works on Ruby was the second to leave. The one who works on Ruby was the second to leave. तो ये जो second timing है 9:15, who will be here? The one who works on Ruby. Okay, next. The one whose hometown is Mumbai left for Pune, and also the 10:10 flight was not for Bangalore. The 10:10 flight was not for Bangalore, and the one who lives in Mumbai left for Pune. तो मुंबई और पुणे एक साथ आएगा जहां भी आए. The one whose hometown is Mumbai left for Pune. The one who is from Kolkata took a flight after the one leaving for Delhi and Hyderabad. तो अगर ये है, यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये क्लियर हो गया. ये हमारे जो दो केसेस थे दिल्ली हैदराबाद फ्लाइट्स वाले, अब ये वाला वैलिड नहीं रहा. क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, वापस से पढ़ो. द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता टुक अ फ्लाइट आफ्टर द वन लीविंग फॉर दिल्ली एंड हैदराबाद. तो कोलकाता से जो भी है उसको दिल्ली और हैदराबाद के बाद फ्लाइट लेनी थी. दिल्ली और हैदराबाद अगर लास्ट में होगा तो कोलकाता वाला कहाँ जाएगा? आर यू गेटिंग इट? सो यानी कि दिल्ली एंड हैदराबाद के पास अब एक ही ऑप्शन है. यानी कि दिल्ली की फ्लाइट 9:15 को ली गई थी और हैदराबाद की फ्लाइट 9:25 को ली गई थी. और जो कोलकाता वाला बंदा है वो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, क्योंकि कोलकाता यहाँ तो नहीं आ सकता, पर उसने दिल्ली और हैदराबाद के बाद फ्लाइट ली थी. ठीक है, सो कोलकाता विल बी आउट ऑफ वन ऑफ दीज टू प्लेसेस. फाइन. नेक्स्ट. नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे बता सकते हैं एक्चुअली. ये देखो, ये जो पुणे और हैदराबाद है उनमें भी 10 मिनट्स का गैप चाहिए था. उनके लिए भी ये 3 पॉसिबिलिटीज थे, है ना. तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो अब कैंसिल हो गई. पुणे की फ्लाइट लेनी थी और हैदराबाद होम टाउन होना चाहिए था, मतलब ऐसे होगा हैदराबाद पुणे ऐसे आना चाहिए. ठीक है, तो ये तो अब नहीं हो सकता. हैदराबाद पुणे यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि हैदराबाद ऑलरेडी यहाँ है. हैदराबाद नहीं हो सकता से, और यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली है. एक और ऑप्शन ये भी है, अभी हैदराबाद यहाँ हो सकता है और पुणे यहाँ हो सकता है, पर कैसा हो सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि मुंबई वाला बंदा पुणे गया था, बैंगलोर वाला नहीं. आर यू गेटिंग इट? यानी कि पुणे और हैदराबाद के पास क्या ऑप्शन बचा? दे हैव टू बी हियर. पुणे विल बी हियर एंड हैदराबाद विल बी हियर. एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग इट? और अगर पुणे इधर है तो यहाँ पे क्या आएगा? मुंबई. यहाँ पे आएगा मुंबई. एंड क्योंकि कोलकाता हैड टू बी आफ्टर दिल्ली एंड हैदराबाद फ्लाइट्स, यहाँ पे क्या आएगा? कोलकाता. कोलकाता. ठीक है, तो हमने बहुत कुछ फिगर आउट कर लिया है. पुणे हैदराबाद वाला ऐसा था कि पुणे और हैदराबाद के बीच में भी तो उन्होंने बोला था ना कि 10 मिनट्स का गैप है. पुणे हैदराबाद वाला फर्स्ट क्लू था. The hometown and the place for which they left is not same. Also, one leaving for Pune left 10 minutes before the one whose hometown was Hyderabad. तो पुणे जहां भी होगा, हैदराबाद उसके नीचे इस तरह होना चाहिए था होम टाउन वाले कॉलम में, और पुणे यहाँ पे होना चाहिए था सिटी वाले कॉलम में. और इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए था? 10 मिनट्स. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज थे जहां पे 10 मिनट्स का गैप है. उसमें से पुणे हैदराबाद यहाँ पे नहीं हो सकता था. क्यों? क्योंकि पुणे हैदराबाद यहाँ पे ऑप्शन तो था होने का, बट वी हैड अनदर क्लू विच सेड दैट मुंबई वाले बंदे को पुणे जाना है, बैंगलोर वाले को नहीं. इसीलिए पुणे हैदराबाद को यहाँ पे नहीं डाल सकते थे. तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. दूसरा ऑप्शन क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि एक बार जब हमने दिल्ली और हैदराबाद को यहाँ पे प्लेस कर दिया, अब पुणे हैदराबाद यहाँ तो नहीं आ सकता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दिल्ली है. तो ये ऑप्शन भी गया. तो एक ही ऑप्शन बचा ना, पुणे हैदराबाद को इधर ही होना पड़ा 10 मिनट्स के गैप पे. That's how we got it. क्लियर? और फिर जैसे ही हमने वो फिगर आउट किया, हमने पुणे को प्लेस किया, हम मुंबई को यहाँ पे प्लेस कर पाए बिकॉज द वन फ्रॉम मुंबई वेंट टू पुणे. और हम कोलकाता को भी प्लेस कर पाए बिकॉज ऑफ दिस क्लू. उन्होंने बोला था द वन फ्रॉम कोलकाता टुक अ फ्लाइट आफ्टर द वन लीविंग फॉर दिल्ली एंड हैदराबाद. आफ्टर जो लोग दिल्ली और हैदराबाद के लिए निकले उसके बाद कोलकाता वाले बंदे ने फ्लाइट लिया था. सो उसके बाद का एक ही टाइम स्लॉट एम्प्टी था एंड दैट वेंट टू कोलकाता.
ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्लूज को विजुअल फॉर्मेट में पुट करना था। क्लूज अगर विजुअल फॉर्मेट में आंखों के सामने होते हैं, गेट इजियर। और क्या होते हैं, देखो मुझे क्लूज को वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सारे क्लूज को इधर ले रखा है एज विजुअल क्लू, तो मुझे कभी भी जाके क्लूज को वापस नहीं पढ़ना है, जिससे कि मेरा टाइम सेव होगा, है ना। I won't require time again and again to read this, so I'll be saving time, I'll be not missing out any clue, my chances of getting the correct answer will increase, and that too faster. So visual clue अगर बनाना नहीं सीखा है अभी तक तो सीख लो, जितने जल्दी सीख लोगे उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब पुणे के लिए और क्या पता है कि पुणे रूबी और जावा नहीं हो सकता फॉर पुणे। ठीक है, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हटा दो। रूबी और जावा इधर नहीं हो सकता। एंड ये भी पता है कि जो कोलकाता जिसका होम टाउन था वो कौन सी लैंग्वेज करता था, पाइथन। ठीक है, तो ये हो गया। और कोलकाता यहाँ नहीं हो सकता, कोलकाता यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोलकाता मतलब सेम नहीं हो सकता। कोलकाता हैव टू बी हियर, हैदराबाद वाला बंदा कोलकाता गया होगा। एंड व्हाट विल बी द लैंग्वेज हियर, PHP, बिकॉज इट वाज गिवन। ठीक है, सो ये सारे क्लूज भी यूज हो गए। नाउ फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली बचा है। दिल्ली तो एक साथ नहीं हो सकता, सो दिल्ली हैव टू बी हियर। एंड और क्या है, व्हाट इज वन मोर सिटी लेफ्ट, चेन्नई नहीं, व्हाट इज वन मोर सिटी, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर। तो बैंगलोर यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा, बैंगलोर। यहाँ पे क्या होगा, पुणे बचा था, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज लेफ्ट, मुंबई। ठीक है, लैंग्वेज की बात करते हैं, ये लास्ट एक क्लू दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, एंड द वन हु वर्कड ऑन C++ took a flight before the one who worked on SQL और जावा। तो C++, SQL और जावा के पहले होना है। C++, SQL और जावा के पहले होना है, तो C++ फर्स्ट में हो जाएगा, क्योंकि जावा और SQL उसके बाद होंगे। ठीक है, और जावा क्योंकि यहाँ पे हो नहीं सकता, तो SQL यहाँ पे होगा और जावा यहाँ पे। वी हैव गॉट द परफेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, सो डिड यू गेट इट, डिड यू गेट दी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग की करना क्या है। फर्स्ट स्टेप इज वी read दिस पार्ट एंड फिगर्ड आउट दैट वी हैव टू मैच देम, कि 4 पैरामीटर है उनको मैचिंग करनी है। यहाँ पे पढ़ के ये समझ में आया, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। योर सेकंड स्टेप इज गेटिंग अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। स्टेप 2 इज गेटिंग अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। व्हाट इज अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक टेबल की जरूरत थी, तो टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रफली टेक इट लाइक दैट, क्योंकि ये आपके रेफरेंस के लिए, ये हमें सबमिट नहीं करनी है, राइट। सो इस तरह हमने टाइम क्यों लिया मैंने फिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी पैरामीटर्स में कुछ भी टाइम से रिलेटेड चीजें होंगी, टाइम मतलब डे, डेट, मंथ, ईयर, डेज, कुछ भी ऐसा होगा, इट्स बेटर टू टेक दैट एज फिक्स्ड, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि 9:15 9:05 के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 9:05 है फिर 9:25 आ जाए और फिर 9:15 आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। द टाइम्स आर ऑलरेडी इन ऑर्डर, तो जो ऑलरेडी ऑर्डर में है उसको ले लेना ऑर्डर में सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। पर सपोज यहाँ पे टाइम नहीं होता, तो फिर आप कुछ भी ले सकते थे एज फिक्स्ड क्लू, या फिर आप ऑप्शंस ये क्लूज से चेक कर सकते थे, जो भी क्लू में जिस भी पैरामीटर की, मतलब जस्ट स्कैन करके आप चेक कर सकते थे, जिस भी क्लू के बारे में ज्यादा बातें की गई हो क्लूज में, ऑप्शंस में, उनको आप फिक्स पैरामीटर ले सकते थे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द फिक्स पैरामीटर, इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। कुछ भी लोगे आंसर तो आ ही जाएगा। एंड फिर थर्ड स्टेप वाज रीडिंग द क्लूज वन बाय वन एंड यूजिंग देम इमीडिएटली। क्लूज को ऐसे पढ़ना है कि उनको दोबारा ना पढ़ना पड़े, उनको दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक ही बार पढ़ना है, तो एक बार ही पढ़ेंगे। पर सपोज जैसे पहला क्लू था, उसमें तो कुछ भी ऐसा था नहीं, मुझे नहीं पता था कि पुणे को कहाँ रखूं या हैदराबाद को कहाँ रखूं, तो मैंने क्या किया, आई टुक देम एज विजुअल क्लू। मैंने उसको जाने नहीं दिया, आई टुक देम एज विजुअल क्लू। मैंने कहीं पे ऐसा छोटा छोटा लिख दिया कि पुणे के बाद हैदराबाद होगा और हैदराबाद होम टाउन में आएगा, और पुणे, जावा और क्या था एक और, रूबी नहीं कर सकता, और इन दोनों का डिफरेंस 10 मिनट्स है। ये पूरा इतना बड़ा क्लू मैंने ऐसे विजुअल फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या हुआ कि मुझे ये क्लू पे वापस नहीं आना पड़ेगा, और इससे एनालिसिस बेटर होगी। जब मैं फिल करने जाऊंगी तो ये देख के फिल करना आसान रहेगा। ठीक है, सो विजुअल क्लू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फिर से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे लिखना है कि बस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस वाज वेरी सिंपल मैचिंग पजल। 7 फ्रेंड्स थे, उनके नाम दिए हुए हैं।
7 बाइक है उनके नाम दिए हुए हैं, 7 सिटीज है उनके नाम दिए हुए हैं, और 7 शर्ट के ब्रांड्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं. टोटल 4 पैरामीटर्स, नेम, बाइक, सिटी, शर्ट. कुछ भी नहीं, वैसे ही टेबल लेना है आपको. कुछ भी एक फिक्स रख दो, मे बी नाम फिक्स रख दो, क्योंकि बहुत सारे क्लूज हम देख सकते हैं नाम से स्टार्ट हुए. रॉब, डैन, येन, जेन, ब्रैंड, सैम, तो बहुत सारे क्लूज नाम से स्टार्ट हुए. नाम को फिक्स रख दो, बाकी वैसे ही फिल करते हुए जाओ. ठीक है, ये वाला मैं नहीं एक्सप्लेन करी. लेट्स प्रोसीड. जिनका नहीं हुआ अभी ट्राई करना, हो जाएगा. ठीक है, ये वाला do you want me to explain? It was easy. I just explained one question. ठीक है, समझ में आ जाएगा. अगर किसी को समझना है तो ही चाहिए. ठीक है, कुछ लोगों को चाहिए. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन क्वेश्चन. ठीक है, पूरा नहीं करूंगी, फिर बाकी आप कर लेना. इसमें 11 क्वेश्चन चाहिए आपको. ठीक है, तो 11 ही बता देते हैं फिर. 11 कौन सा है? ये वाला. If 1,000 students are added to university's PQRS in the ratio 2:4:1:4:1, and the total number of girls in the university are, after the transfer, is equal to the total number of girls that have been transferred. ठीक है, ये very interesting, बहुत easy था ये भी, कुछ भी नहीं करना. I'll tell you it. तो total 1,000 students add हुए किस रेशियो में? 2:3:4:1. पहले उसको डिवाइड कर लो. ठीक है, 2/1/10 into 1,000. तो ये कितने में डिवाइड होगा? P Q R S को कितने कितने नए स्टूडेंट्स मिलेंगे? P को कितने मिलेंगे? 200, Q को 300, R को 400 और S को 100. ठीक है, ओके. अभी पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन यूनिवर्सिटी आर आफ्टर द ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड. थोड़ा सा ये निकालना पड़ेगा उसके लिए. The bar graph gives the percentage of boys and girls in 4 universities PQRS, और इसमें क्या दिया है? ABCD denotes the number of girls in the universities PQRS respectively. ठीक है, तो इसको यूज करके आप गर्ल्स की, आप ABCD की वैल्यू निकाल लोगे. ठीक है, ABCD क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स है. अगर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स पता लग जाएंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपको गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है ना. जैसे टेक इट एज A plus B plus C is given as 2340, और क्या कर सकते हैं? BCD आपको दिया है 1540. तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं, नहीं, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, A plus B plus C में से B plus C plus D जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा? B और C कैंसिल हो जाएंगे, A minus D आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 1540. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? 008, 800. ठीक है, A minus D की वैल्यू आ गई, A plus D की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो. 1120, 800, DD कैंसल्ड. 2A इज इक्वल टू 1920. A क्या है? A इज 960. तो फिर D क्या है? 160. और B और C क्या है? B और C निकाल लेंगे अब. ठीक है, किसी भी एक में, इसमें सपोज A रख दो तो B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी, और B माइनस C की ऑलरेडी दी है, तो B और C भी निकाल लेंगे. कहाँ पे? ये मैंने माइनस किया है. आई हैव सब्ट्रैक्टेड दिस. ये माइनस B नहीं है, इसको मैंने माइनस किया ना. B माइनस B, C माइनस C, A माइनस D, 2340 माइनस 1540. तो B आपका आ रहा है 1080 एंड C इज 300. ठीक है, पहले ये वैल्यूज आई थी. सो ये वैल्यूज बेसिकली क्या है? दीज आर द वैल्यूज ऑफ गर्ल्स. ये सिर्फ गर्ल्स की वैल्यूज है जो अभी हमने ABCD निकाला है. वो PQRS के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स है 960, 160, 960, 160, 1080 and sorry 300 and 1080 ना, wrong. एक सेकेंड. 160, 300 and 1080. ठीक है, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन यूनिवर्सिटी आर आफ्टर द ट्रांसफर इज equal to the total number of girls that have been
transferred. Then the total number of male students that have been transferred cannot be less than. Try to understand the question. पहले से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं आर में? आर में पहले से कितने हैं? 300 गर्ल्स है एंड दैट इज 25%. 300 अगर 25% है तो 75% क्या होगा? 900. यानी कि आर में पहले से 900 बॉयज है और 300 गर्ल्स है. ठीक है, फिर क्या हुए? और 400 स्टूडेंट्स जो है वो आर में ऐड होंगे और 400 स्टूडेंट्स आर में ऐड हो रहे हैं. तो कितने गर्ल्स में ऐड होने चाहिए और कितने बॉयज में? आपको क्वेश्चन ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड. टोटल कितने बॉयज ट्रांसफर आउट ऑफ द 400 स्टूडेंट्स ट्रांसफर्ड, टोटल बॉयज कितने ट्रांसफर हुए? दैट्स द क्वेश्चन. कंडीशन ये है कि the total number of girls in the university are after the transfer is equal to total number of girls that have been transferred. इन दोनों बातों को सेम कैसे करोगे? ठीक है, सो 400 में से 100 गर्ल्स ट्रांसफर होंगे एंड 300 बॉयज. सो द आंसर इज 300. मिनिमम 300 बॉयज ट्रांसफर होने चाहिए. यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आया, यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर. अगर आप पूरे के पूरे 400 सपोज गर्ल्स में ऐड कर देते हो तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 700 है ना. टोटल गर्ल्स आर में कितने हो जाएंगे? हाँ, सपोज ऑल 400 गर्ल्स आर एडेड टू आर, टोटल गर्ल्स इन आर आफ्टर ट्रांसफर विल बी 700. सो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज ट्रांसफर्ड विल बी equal to total students transferred, that is 1000 minus 700 girls transferred, that is equal to 300. Now if you assume that any other number less than 400 for the number of girls transferred, then number of boys transferred will be greater. Number of boys transferred तो increase ही होंगे ना उसके बाद. या बॉयज को मिनिमाइज करने हैं तो गर्ल्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. दैट्स द कॉन्सेप्ट. डिड यू गेट इट? एनीबॉडी हु डिडंट गेट इट? ठीक है, और फर्स्ट टू तो इजी थे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर तो वो तो 1200 निकल ही गए. आपने जैसे ही 300 गर्ल्स निकाला वो 25% है तो बॉयज 900 आ गए, 75%. टोटल आ गया आपका 1200. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला. ठीक है, वेन डायग्राम वाला बता देती हूँ फिर ये बता दूंगी. ठीक है, ये सबका डाउट है. एक बार वेन डायग्राम वाला बता देते हैं. ठीक है, ये अगेन इसका एक ही कॉन्सेप्ट है. इट्स वेरी इजी, मतलब इसको रीड करना आपको आना चाहिए बस. इसको रीड करना अगर आ गया, ये 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है. इट्स नथिंग. ठीक है, देखो तो ये BVT is a reputed luxury car seller located in Chhatarpur in Delhi. To meet the growing customer base, they have started keeping 3000 car in inventory with them. तो total car कितने आपको बता दिया? 3000. The owner of BVT is a management graduate and believes in keeping all the data in graphical format. BVT basically deals in 2 types of cars, sports and luxury. There are some cars that are SUVs and some are not. वो लग्जरी के अंदर ही है. मेन ये 2 कार्स है ना, लग्जरी और स्पोर्ट. अब लग्जरी के अंदर लग्जरी एसयूवी हो सकती है, लग्जरी नॉन एसयूवी हो सकती है, स्पोर्ट्स एसयूवी हो सकती है, स्पोर्ट्स नॉन एसयूवी हो सकती है.
ठीक है। उसके बाद there are also the cars are classified on the basis of whether or not they were more than a year old in the previous ownership. ठीक है, तो अगेन लग्जरी एसयूवी लेस देन अ ईयर, लग्जरी एसयूवी मोर देन अ ईयर, लग्जरी नॉन एसयूवी मोर देन अ ईयर, लग्जरी एसयूवी लेस देन अ ईयर। टोटल चार मतलब आपके पैरामीटर्स हो गए कहाँ पे, लग्जरी में। टोटल 4 वैसे ही स्पोर्ट्स में होंगे। तो इसके लिए एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक टेबल लेंगे। एक टेबल लेंगे, उसमें आप ऐसे लिख सकते हो लग्जरी स्पोर्ट्स, इस तरफ 2 ही कॉलम बनाएंगे, ये मेन 2 कैटेगराइजेशन है। इसके बाद ऐसे ले सकते हो एसयूवी नॉन एसयूवी। ठीक है, तो लग्जरी एसयूवी नॉन लग्जरी, लग्जरी नॉन एसयूवी, स्पोर्ट्स एसयूवी, स्पोर्ट्स नॉन एसयूवी। उसके बाद 1 ईयर वाला कहाँ रखें, 1 ईयर वाले के लिए 2 और कॉलम्स बनाएंगे। Something like this. Less than 1 year, greater than 1 year, less than 1 year, greater than 1 year. आ गए 4 वैल्यूज, लग्जरी एसयूवी लेस देन 1 ईयर, लग्जरी एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर, लग्जरी नॉन एसयूवी लेस देन 1 ईयर, लग्जरी नॉन एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर। क्लियर? सेम फॉर स्पोर्ट्स। अब इसको फिल करना है बस, एंड फिल करना इज लाइक वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, इसको रीड करो बस। तो ये देखो, ये जो 690 वैल्यू है वो क्या है, वो इंटरसेक्शन है लग्जरी का, ग्रेटर देन 1 ईयर का और एसयूवी का। तो उसको कहाँ लिखेंगे, लग्जरी एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर, लग्जरी एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर। 690 को यहाँ लिखूंगी मैं। आर यू फॉलोइंग? नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज ये, अब ये ग्रेटर देन 1 ईयर भी है, एसयूवी भी है, पर ये लग्जरी वाले सर्कल के बाहर है। इसका क्या मतलब है, कार्स तो 2 ही तरह की है, अगर लग्जरी नहीं है तो क्या है, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये 470 कहाँ आएगा, स्पोर्ट्स एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर, स्पोर्ट्स एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर इज 470। क्लियर? नेक्स्ट, ये 170 कहाँ आएगा, लग्जरी है पर ग्रेटर देन 1 के बाहर है, यानी कि लेस देन 1 ईयर, एसयूवी के बाहर है यानी कि नॉन एसयूवी। सो लग्जरी नॉन एसयूवी लेस देन 1 ईयर, लग्जरी नॉन एसयूवी लेस देन 1 ईयर, 170 आएगा आपका इधर। 3 वैल्यूज तो फिल हो गई, बाकी देखो 4 वैल्यूज और है, 7 फिल हो जाएंगी और 8वीं वैल्यू आपकी आ जाएगी टोटल से, क्योंकि टोटल 3000 कार्स है ऐसा दिया हुआ है। दैट्स इट, 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। 70 है स्पोर्ट्स नॉन एसयूवी, स्पोर्ट्स नॉन एसयूवी और लेस देन 1 ईयर के बाहर है यानी कि ग्रेटर देन 1 ईयर, स्पोर्ट्स नॉन एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर 70, स्पोर्ट्स नॉन एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर 70। नेक्स्ट, ये 170 नॉन एसयूवी लग्जरी होगा क्योंकि स्पोर्ट्स के बाहर है, और लेस देन 1 ईयर के बाहर है यानी ग्रेटर देन 1 ईयर होगा, लग्जरी नॉन एसयूवी ग्रेटर देन 1 ईयर इज आल्सो 170। नेक्स्ट, ये लेस देन 1 ईयर में सर्कल में है पर नॉन एसयूवी के बाहर है और स्पोर्ट्स के बाहर है, यानी कि क्या है, लग्जरी एसयूवी लेस देन 1 ईयर, लग्जरी एसयूवी लेस देन 1 ईयर कितना है, 770। और फाइनली ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 ईयर है, स्पोर्ट्स है पर एसयूवी होगा क्योंकि नॉन एसयूवी के बाहर है, सो स्पोर्ट्स एसयूवी लेस देन 1 ईयर इज 570। दैट्स इट, इन सब का टोटल ले लो और 3000 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। बस अब क्वेश्चन डायरेक्ट है, आंसर करने हैं। What are the total number of sports cars that are less than 1 year old? So easily you can answer. ठीक है, और अब वो 2 देख ले, सिटिंग अरेंजमेंट और वो वाला जो रिले रेस वाला। ठीक है, ये वाला तो मैं नहीं बताऊंगी, ये शेल्डन कूपर वाला, इट्स वेरी मतलब एकदम ही बेकार क्वेश्चन है ये आप खुद से, अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो ये देख लेना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाला
ठीक है, पहले लास्ट वाला देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में परसेंटेज मिसिंग था, यही प्रॉब्लम क्लास वाले में भी आई थी ना। ठीक है, एक मिनट। The bar graph given in the pie chart shows the distribution of rice and wheat in the following years. Um, the total production of rice and wheat in 5 years is 2400 million tons. हाँ हाँ, सब ऐसे टेबल बना के ही सॉल्व होंगे। अगर इस तरह का कुछ आता है जिसमें ऑलरेडी डायग्राम दिया है और डायग्राम ऐसे इनकम्प्लीट है, आपको देखते ही समझ जाना है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय टेकिंग टेबल। हाँ हाँ, रिले वाला बता रही हूँ, एक मिनट। ये भी आप देख लेना ना, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, एक बार ट्राई कर लेना, फिर डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना कल के क्लास में, ठीक है। एक बार सोल्यूशन से चेक कर लेना, ऑल द सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड हियर। उसके बाद एक बार डाउट होगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, फालतू में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। हाँ, एक बार इसमें चेक कर लेना कि क्या किया है उन्होंने, बिना डिटेल के सॉल्व हो सकता है कि नहीं, कि उन्होंने कोई वैल्यू ली है पर ग्राफ में मिसिंग है। एक बार सोल्यूशन देखोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। रिले रेस, फटाफट रिले रेस बता देती हूँ, फिर क्या है सिटिंग अरेंजमेंट देखते हो पाएगा तो। 14 मिनट्स आर लेफ्ट, ठीक है। रिले रेस अगेन इट्स वेरी इजी, पर उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिले रेस होता क्या है। अगर किसी को यही नहीं पता था रिले रेस क्या है, और अगर उनको इस इंफॉर्मेशन से समझ में ना आए तो फिर डिफिकल्ट हो सकता था। बट अगर उनको पता है रिले रेस क्या है, और या फिर वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के अगर उन्होंने समझ लिया, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो रिले रेस क्या होता है? रिले रेस होता है, एक अगर सपोज ट्रैक है, उन्होंने बोला है कि एक 4x100 मीटर का ट्रैक है। 4x100 मीटर का क्यों? क्योंकि रिले रेस का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन यहाँ पे है, वो सिर्फ 100 मीटर तक रेस करेगा, उसके बाद यहाँ पे उसके टीम का दूसरा बंदा ऑलरेडी खड़ा होगा, और कोई एक चीज होती है, एक आइटम है, क्या बोलते हैं उसको, बैटन, ठीक है। वो जैसे ही, मतलब वो ये हाथ में लेके जाएगा, और वो जैसे ही इसको हाथ में वो देता है बैटन, उसके बाद ही ये भागना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह ये फिर से 100 मीटर्स तक जाएगा, और यहाँ पे एक दूसरा तीसरा, इन लोग की टीम से ही एक तीसरा इंसान खड़ा होगा, जिसको फिर से जैसे ही ये बैटन देगा, उसके बाद ये आगे जा सकते हैं। He will again go till 100 meters. Again, there will be a fourth guy. उसको जब ये बैटन देगा, this person can go till the end of the race, finish line. और जैसे ये इस लाइन को क्रॉस करते हैं, तब इस पूरे टीम की रेस खत्म होगी, ठीक है। So that's why it's called a relay race. 4x100 इसलिए लिखा हुआ है, 4x100 मीटर relay race. Did you get it? सो यहाँ पे कितने प्लेयर्स चाहिए होंगे? 16, क्योंकि कितनी टीम्स है? 4, हर टीम के 4 मेंबर, टोटल 16 मेंबर्स के 16 एथलीट्स के आपको नेम्स दिए हुए हैं। आपको ये पता करना था कि कौन कौन से टीम में है और किस ऑर्डर में है, ठीक है। मतलब अगर सपोज तमिलनाडु की टीम से कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है, आपको ये फिगर आउट करना था। इट वाज अगेन अ सिंपल पजल क्वेश्चन, बस इतनी सी बात अगर आप समझ जाते आप ये सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको रिले रेस के बारे में पहले से भी नहीं पता, उन्होंने आई थिंक उन्होंने एक्सप्लेन तो किया ही है ठीक से, बट स्टिल ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती थी। फाइन, सो सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। सो टेक अ टेबल, यू कैन राइट द स्टेट्स हेयर, और उसके बाद 4 कंटेस्टेंट्स के नेम। सो 1 2 1 2 3 4। तो ये ऑलरेडी कराया हुआ है क्लास में, क्या करें फिर? थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये जो है 4 स्टेट्स ले लेते हैं, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड, और एक और क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर,
लैप 1, लैप 2, इसको लैप्स बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया, जो फर्स्ट 100 मीटर है दैट इज लैप 1, फिर लैप 2, फिर लैप 3 और लैप 4। ठीक है, बता रही हूँ। ठीक है, फिर 16 एथलीट्स है और लोकेश पास द बैटन टू बिट्टू। अब ये लोग कौन सी टीम में है नहीं पता, पर लोकेश और बिट्टू एक ही टीम में होंगे ये तो पक्का है, क्योंकि लोकेश ने बैटन बिट्टू को दिया है ना। सो और ये भी पता लग गया कि लोकेश बिट्टू के जस्ट पहले वाले लैप पे होगा और उसने बैटन बिट्टू को दिया, पर वो लोग दोनों कौन से टीम में है वो नहीं पता। सो अगेन व्हाट विल बी डू, विल स्टार्ट टेकिंग डाउन विजुअल क्लूज। ठीक है, जगह ही नहीं रखी, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। लोकेश, सारे नाम अलग अलग लेटर से स्टार्ट है, हाँ है, ठीक है, फाइन। सो लोकेश पास द बैटन टू बिट्टू, कहाँ पे होंगे नहीं पता, बट दिस इज हाउ दे हैव टू बी। नेक्स्ट, दिनेश रैन द सेम लैप एज ईश्वर एंड नरेश। सेम लैप में थे वो लोग, सेम टीम में नहीं, ठीक है। दिनेश, ईश्वर एंड नरेश वेर इन द सेम लैप, कोई भी एक लैप में वो लोग एक साथ थे, अलग पर तीनों अलग अलग टीम से होंगे ऑब्वियसली, तभी वो लोग एक लैप में हो सकते हैं। दिनेश, ईश्वर एंड नरेश वेर इन द सेम लैप। The lap in which Bittu ran was immediately before the lap in which Ganesh and Farooq ran. ठीक है, बिट्टू का लैप अगर गणेश एंड फारूक के पहले है एंड इज इमीडिएटली बिफोर देम, यानी कि बिट्टू का लैप लैप 4 नहीं हो सकता, लास्ट लैप नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट, करीम पास्ड द बैटन टू माधव, करीम पास्ड द बैटन टू माधव हु इज द फाइनल रनर ऑफ हिज टीम। तो ये यानी कि ये फोर्थ लैप में होगा, जिस भी टीम में नहीं पता, पर ये फोर्थ लैप में होगा और ये थर्ड। ओमार ran the same lap as Jatin and Parmeet. Omar, Jatin, Parmeet were in the same lap. ये भी लोग सेम लैप में है, ठीक है। नेक्स्ट, चंदू पास्ड द बैटन टू दिनेश हु वोन ब्रॉन्ज फॉर सिक्किम। तो किनको मिलते हैं मेडल्स, जो लोग फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं, नहीं, eventually the runners in the fourth lap who were first, second, third to cross the finish line got, ठीक है, यानी कि सिक्किम जो है, सिक्किम थर्ड आया और सिक्किम के लिए थर्ड जो ब्रॉन्ज का मेडल था वो कौन लेके आया, दिनेश। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिनेश कहाँ पे होगा, कौन से लैप पे। चंदू पास्ड द बैटन टू दिनेश हु वोन द ब्रॉन्ज फॉर सिक्किम, 4, है ना, क्योंकि दिनेश ने ब्रॉन्ज जीता सिक्किम के लिए, यानी कि दिनेश फोर्थ लैप में रन कर रहा था, राइट। और अगर दिनेश फोर्थ लैप में था, उसके साथ साथ और कौन थे फोर्थ लैप में, ईश्वर एंड नरेश, अलग टीम से थे बट सेम लैप में थे, ठीक है। यानी कि गणेश एंड फारूक, जिनको बिट्टू के बाद वाले लैप में होना है, इमीडिएटली बाद वाले लैप में होना है, वो अब फोर्थ लैप पे भी नहीं हो सकते, क्योंकि फोर्थ में ऑलरेडी 3 लोग आ चुके हैं और उसमें से गणेश और फारूक नहीं है। तो यानी कि ये कहाँ हो पाएंगे, थर्ड पे, यानी बिट्टू कहाँ है, सेकेंड लैप पे। डिड यू गेट दैट? Okay, last clue, Bittu while running for Jharkhand passed his baton to another person who then passed it to ईश्वर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, उन्होंने आपको एक क्लू भी दे दिया, ये आप खुद से भी फिगर आउट कर सकते थे, पर उन्होंने क्लू, हर्ष 2 कैसे होगा G&F, अगर ये 2 होगा तो ये लक्ष्य कहाँ जाएगा, ये 2 होगा तो ये 1 होना पड़ेगा और लक्ष्य कहाँ जाएगा। Bittu while running for Jharkhand passed the baton to another person who passed it to ईश्वर। Now we can fill it। तो झारखंड में हम क्या करेंगे, झारखंड में we have to put Bittu in second lap, Bittu is passing it to someone and that person is passing it to ईश्वर। और एक और ये क्या पता था, बिट्टू को किसने पास किया था बैटन, लोकेश ने, लोकेश यहाँ पे होगा, ठीक है। और सिक्किम के लिए दिनेश ने मेडल जीता है तो दिनेश इधर होगा, सिक्किम। और दिनेश को किसने पास किया था, चंदू ने, तो चंदू इधर होगा। और कौन है, और क्या पता है, नरेश कहीं भी हो सकता है पर वो फोर्थ लैप में होगा, पर कहाँ पे नहीं पता। और क्या पता है, ओ, जे और पी जिनको एक ही लैप में होना था, अब वो कहाँ हो सकते हैं। तो पहली बात, बिट्टू के जस्ट बाद गणेश और फारूक को होना है,
गणेश और फारूक कहाँ होंगे नहीं पता, पर गणेश और फारूक दोनों इसी लैब पे होंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो 3 लोग हैं जिनको एक साथ होना है, उमार, जतिन एंड परमीत, ये लोग लैब 3 और 4 में तो नहीं हो सकते क्योंकि इन लोग के लिए जगह ही नहीं है ना। तो ये या तो लैब 2 में हो सकते हैं, 3 जगह खाली है, या तो लैब 1 में हो सकते हैं, 3 जगह खाली है। तो पहले हमें और कुछ क्लू ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है, करीम और माधव, करीम और माधव 3rd और 4th में, तो ये कहाँ हो सकते हैं, करीम और माधव 3rd और 4th में। ये या तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए हो सकते हैं या तो इधर हो सकते हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस, ठीक है। जो भी हो, माधव इधर होगा और करीम इधर होगा। तो इनके सारे लोग हमने फिगर आउट कर लिए, पर कौन कहाँ होगा अभी नहीं पता, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी नो, व्हाट एल्स, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, GNF बाद में है, ये हो गया, ये हो गया। व्हाट अबाउट दिस, OJP नहीं पता कि कहाँ है। दैट्स इट, दैट इज ऑल वी कैन फाइंड। एनीथिंग एल्स वी कैन फिगर आउट? नहीं, अब क्लूज तो सारे यूज कर लिया, अगर नहीं पता लग रहा जस्ट गो टू द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ये एक और है ना, इधर एक क्लू रह गया। अक्रम ran the same lap as हरी, अक्रम ran the same lap as हरी, पर ना हमें अक्रम का पता है ना हरी का पता है, ठीक है। अक्रम ran the same lap as हरी and belonged to the same state as Ekchand. Akram belonged to the same state as Ekchand. Akram and E were from the same state, ठीक है। A और E सेम स्टेट से थे और A और H ने सेम लैप रन किया, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए AHE। तो A और E सेम स्टेट से थे और A और H सेम लैप में थे। तो ये कहाँ पे हो सकता है, वेयर इज दिस पॉसिबल? ये आपको लैप 2 में ही लेना पड़ेगा। क्यों बताओ? क्योंकि अगर ये हम लैप 1 में ले लेंगे तो ई लैप 2 में चला जाएगा, ई लैप 2 में चला जाएगा तो क्या होगा, याद है इन 3 लोगों को, ओमार, जतिन एंड परमीत को एक ही लैप पे रखना है, यानी कि 3 जगह उनके लिए खाली होनी चाहिए किसी एक लैप में। अगर आप इनको फर्स्ट में रख दोगे तो 2 तो ये फिल कर देंगे और सेकेंड लैप में भी एक जगह एक चंद फिल कर देगा, तो 3 एम्प्टी प्लेसेस बचेंगे ही नहीं फॉर ओमार, परमीत एंड जतिन टू बी इन द सेम लैप। इसीलिए ये फर्स्ट और सेकेंड नहीं हो सकते, दे हैव टू बी सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? सो ये जिधर भी हो दे हैव टू बी टुगेदर। सो दिस अमर, कौन है इधर, अमर एंड हरी, इनको यहाँ पर, एक सेकेंड, एक चंद यहाँ पे कैसे हो सकता है, एक चंद कैसे होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो और जगह ही नहीं है, देयर आर ऑलरेडी 3 प्लेसेस हियर। करीम एंड माधव का क्लू करेक्ट तो है ना? करीम पास द बैटन टू माधव, अच्छा हु पास्ड इट टू द फाइनल रनर? करीम और माधव सेकंड और थर्ड में होंगे, सॉरी। करीम ने माधव को पास किया और माधव ने फाइनल रनर को पास किया। करीम पास्ड इट टू माधव एंड माधव पास्ड इट टू फाइनल रनर, हु इज, वी डोंट नो। कौन है थर्ड, ये यहाँ पे कौन होगा? नहीं, फिर एक चंद, अभी भी एक चंद यहाँ पे कैसे आएगा? 3 प्लेसेस तो अभी भी टेकन है इधर, क्या गड़बड़ हो गई? बिट्टू while running for Jharkhand passed his baton to another, बिट्टू वाला तो पक्का करेक्ट है। देन हु passed it to ईश्वर, ठीक है, ईश्वर। एकचंद विल बी इन 4th लैप, ठीक है। क्या लिखा है, एक सेकेंड, अच्छा सेम स्टेट में है एकचंद, ऐसा नहीं लिखा है कि नेक्स्ट लैप में है, दे जस्ट हैव टू बी इन सेम लैप, सेम स्टेट ना, ठीक है। सो एकचंद कैन बी इन द 4th लैप, क्लियर, fine. So this Omar, Jatin and Parmeet can now be here. There are 3 empty places for them. But can we figure out who will be where? Can we figure that out now? देखो, अगर आप करीम और माधव को इधर रख देते हो, सपोज करीम एंड माधव, इफ यू कीप देम हियर, तो ये
ए और ई कहाँ हो पाएगा फिर? यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे होना पड़ेगा ए और ई को। एच यहाँ हो सकता है। तो क्या क्वेश्चंस देखें? I don't think we have enough clues. Is there any way of figuring this out further? If not, we'll go to the questions. Okay, then let's see the questions. So, who among the following ran the second lap? Hari, Chandu, Farooq, Ekchand, Hari. है ना? Second lap is Hari. Option A. Next question. If Ganesh is from Jammu and Kashmir. Okay, so now they are giving us the clue. If Ganesh is from Jammu and Kashmir, then who passed the baton to Ishwar? Who passed it? It have to be Farooq. क्यों? क्योंकि फिर करीम और माधव को इधर होना पड़ेगा क्योंकि ये पोजीशन उनकी चली गई. So it have to be Farooq who passed the baton to Ishwar. Next. If one of the runners share the initials of his name with the state name, then who passed the baton to Akram? ये हटा दो अब. सेम नेम क्या हो सकता है? जतिन और झारखंड. जतिन और झारखंड तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी झारखंड इज टेकन इन लैप 1, सो इट कैन बी जतिन एंड जम्मू एंड कश्मीर. सेम नेम शेयर करने वाले यही हो सकते हैं. इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? नो, देयर इज नो मोर पॉसिबिलिटी. ठीक है, यही पॉसिबल है. तो अगर जतिन इधर है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था हु कैन पास द बैटन टू अक्रम. ओके, ऑल्सो ये भी लिखा है कि यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन. तो प्रीवियस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को भी यूज करना है. तो गणेश, फारूक, माधव और करीम इधर ही रहेंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा? क्वेश्चन इज हु पास द बैटन टू अक्रम. अक्रम कहाँ पे हो सकता है? अक्रम कहाँ हो सकता है? अक्रम को लैब 2 में होना है, तो या तो यहाँ या तो यहाँ. पर अगर अक्रम यहाँ पे होता है तो एकचंद उसके साथ सेम स्टेट में नहीं हो पाएगा. सो देन अक्रम हैव टू बी हियर सो दैट एकचंद कैन बी इन द सेम स्टेट एज अक्रम. So it will be Jatin who passes the baton to Akram. Okay, और last question. ठीक है, हो गया ना? I don't know कहाँ पे एक छूट गया. ठीक है, it's done. Next. Okay. No, time नहीं है, बंद करना पड़ेगा क्लास. ठीक है, ये वाला मैं क्लास में बता दूंगी. करके क्लास में I'll tell you in the last 10 minutes. ठीक है? और ठीक है, जिन लोगों को सिलेबस के लिए बोला था. Is there anyone who wants to know the syllabus? If anyone not there, then I'll end the class now. नहीं तो मैं just upload कर देती हूँ PDF. Okay, पूर्वी ठीक है, लास्ट वाला भी आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, फिर मैं बता दूंगी. ठीक है, स्ट्रैटेजी यार देखो, अब टाइम नहीं है. वो 3:05 पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा ना क्लास. 3:05 से होता है क्या? 3:15 से होता है. नेक्स्ट जो क्वांट का डिस्कशन क्लास है वो कब से है? 3:15 से क्या? अच्छा ठीक है, तो है 5 मिनट्स है. चलो तो एक बार मैं सिलेबस PDF अपलोड कर देती हूँ. उसके बाद स्ट्रैटेजी यही है कि जो मेन टॉपिक्स है पहले अपना सिलेबस जान लो. नो योर सिलेबस वेल. डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स ऑन द रॉन्ग टॉपिक्स. ठीक है, रॉन्ग टॉपिक्स इन द सेंस हो सकता है कि वो टॉपिक स्टिल कैट सिलेबस का पार्ट है, बट उनको काफी सालों से नहीं देखा गया है कैट में. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं, पर उसके आने के चांसेस 0 to 10 या 20% है बस. ठीक है, तो आप पहले इस टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट करोगे कि आप 80% वाले टॉपिक्स पे ध्यान दोगे? वैसे भी हमें कितना % ऑफ द पेपर करना है? 32 क्वेश्चंस आते हैं. आपको 20 अगर आप सही से कर लेते हो, आपके 99+ % कहीं नहीं जा रहे हैं. मुझसे लिखवा के ले लो. ठीक है, 20 में से अगर आप 19 आपको पर करेक्ट करने हैं, एक्यूरेसी चाहिए. ठीक है, 20 अगर आप 30 में से अटेम्प्ट कर रहे हो और आप 19 करेक्ट कर रहे हो, आपके 99% कहीं नहीं जा रहे. तो अगर जब हमें इतना ही करना है, हमें जब 60% कितना हुआ ये, लगभग 60% ऑफ द पेपर ही अटेम्प्ट करना है, तो हम इस 80% पे फोकस करेंगे ना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनको छोड़ दो, ये आने के चांसेस बहुत कम है और ये आने के चांसेस 80 to 100% है. ये कौन से है मैं आपको बता दूंगी अभी. सिलेबस आई जस्ट अपलोड द PDF, इट विल बी बेटर. ठीक है, तो पॉइंट को समझो क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट इज टू गेट द स्कोर. सो डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ. नो योर पाथ एंड वर्क फॉर दैट. ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, ऑल्सो आई एम गेटिंग वन PDF रेडी, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. फिर मुझे ये सब है ना बार बार नहीं बताना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट गेटिंग इट डन. थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विथ वॉट एवर आई कैन पुट इन देयर.
So just give me some more time. मैं जितना जल्दी हो सके I'm trying to get that done. ठीक है, I'll share that with you and it will be really very helpful for all of you. ठीक है. So those who are not in contact with me, you can reach me out through the Unacademy Learning app. ठीक है, you can text me there. Okay, so this one लॉजिकल रीजनिंग का मेन टॉपिक आपका ये है, मेन सिलेबस, लीनियर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट. ये भी जो है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बस आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं बहुत दिनों से, पर हाँ ये मिक्स होके आ सकता है. जैसे कि एक पजल का आपको क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको लोगों को अरेंज भी करना है सीट्स पे, आपको उनको उनके फेवरेट कलर या समथिंग से मैच भी करना है, और आपको हो सकता है उनको कुछ और ऑर्डर भी करना है. मतलब 2-3 टॉपिक्स मिला के देते हैं कैट में आजकल. ठीक है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कैट में वो ये है कि 2-3 टॉपिक्स मिक्स करके देते हैं. सो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. दैट चेकिंग योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. यहाँ पे आप बस लर्न करके चले जाओगे, इट विल नॉट वर्क. यू हैव टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. यू नीड टू नो कि क्या कैसे काम कर रहे थे. मैकेनिज्म, knowing the mechanism is very important. ठीक है, सो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा करना है, ज्यादा नहीं. और अभी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, वी ओनली हैव 5 months टू गो. पहले अगर आप 2 महीने पहले पूछते तो मैं आपको बोलती कि आप डिटेल में इनको देखो, एक एक हफ्ते करके इनको देखो एक एक टॉपिक को, पर अभी इतना टाइम नहीं है. अभी क्या करेंगे सबको, मतलब ये आपको जुलाई 15 तक, आज जून 14 है, जुलाई 15 तक ट्राई करो कि ये जो मेन सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ लॉजिकल और डीआई का, वो आप एक राउंड एक बार के लिए फिनिश कर लो, ताकि 15 से आप मॉक लिखना स्टार्ट कर सको. ठीक है, मॉक में फिर आप जैसे जैसे आपको पता लगेगा, अच्छा ये वाला टॉपिक है, इसमें इशू आ रहे हैं, ये टॉपिक है जो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, ये टॉपिक है जो देख के लगा कि नहीं होगा, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स आपको फिर से रिवाइज करने हैं. तो बिटवीन 2 मॉक्स आप वो टॉपिक्स रिवाइज करोगे, फिर मॉक दोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर मॉक दोगे. ऐसे क्या होगा, इंप्रूवमेंट दिखेगी. अभी आप क्या कर रहे हो, आप अगर सिर्फ संडे के संडे आके यहाँ पे मॉक लिख रहे हो और बीच में उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए, तो इंप्रूवमेंट नहीं होगी. ठीक है, मैं आपको हर दिन यही हर एनालिसिस क्लास में यही बताती हूँ. दिस इज द 6th फ्री मॉक टेस्ट. 6 मॉक टेस्ट हो गए हैं और अभी तक अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं देखा, यू आर डूइंग दिस द रॉन्ग वे. द वे इज कि आप आज संडे है और नेक्स्ट संडे का मॉक के बीच में आपको इस टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई, जिस भी टॉपिक में आप उनको रिवाइज करोगे, दैट इज द वे. तभी इंप्रूवमेंट दिखेगा ना. कुछ नहीं करके कैसे रिजल्ट आएगा मुझे बता दो. हाँ, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग क्लास में करते हैं. ठीक है, क्लासेस पहले रेगुलर होती थी, अभी MWF को है, और जब भी बीच में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दे पाती हूँ, आई एम डूइंग दैट. 7 to 8 क्लासेस होती है जिसमें हम लोग मिसलेनियस कैट लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, और जो एक्स्ट्रा अगर आपको बेसिक सेट्स देखने हैं तो आप अनअकैडमी पे जा सकते हो. फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस है उधर. These are the links, पर ये I don't think इस PDF पे काम करेगा. You can just go to my profile on Unacademy. If you type Riya Agarwal, if you download the app, go to my profile. There will be a thing called free courses. Click on that, see all. और फिर एकदम एंड पे थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल कोर्सेज है वो थोड़े एंड पे चले गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने PYQ ये सब डाल रखे हैं. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. बेसिक्स, थोड़ा बेसिक, मतलब इतना बेसिक है कि आपका बेसिक क्लैरिटी जो है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है, वो आपको इन फ्री रिकॉर्डेड लेसन से आपको आ जाएगी. उसके बाद नॉर्मल मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखो. जस्ट सॉल्व मिसलेनियस प्रॉब्लम्स. जस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर एनालिसिस पावर. कैसे इंक्रीज होगा वो प्रैक्टिस से. कोई भी आपको सिखा नहीं सकता कि कैसे एनालाइज करो, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू डू दैट. और कैसे ट्रेन करोगे? विथ प्रैक्टिस. देयर इज नो अदर, मतलब कुछ और है ही नहीं. अगर कुछ होता तो मैं आपको दे देती और आप सीख जाते, पर कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, कुछ भी नहीं है. दिस इज द ओनली थिंग. जो ये नहीं करेंगे वो लोग उम्मीद मत करो इंप्रूवमेंट की, और जो ये कर लेंगे चांस ही नहीं है कि इंप्रूवमेंट ना हो. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो. ठीक है, सो एक बार आप इन मेन टॉपिक्स पे काम कर लोगे. ये क्वांट बेस्ड LR वेरी इंपॉर्टेंट. 2019 का 18 का स्लॉट 2 पेपर उठा लो, मेरी बात अगर नहीं भरोसा है तो उसमें देख लो. 3 सेट्स है टोटल क्वांट बेस्ड पे. 3 सेट्स है एक ही पेपर में. 8 में से 3 सेट है आपके क्वांट बेस्ड पे. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो 2-3 सेट तो वैसे ही हो जाएंगे. ठीक है, वेन डायग्राम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 साल से लगातार आ रहे हैं. गेम्स एंड टूर्नामेंट से एक सेट आता ही है. पजल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पजल से इजी सेट्स आते हैं. ठीक है,
सो ये सारे जो मैंने लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको कर लोगे तो आपका 80% सिलेबस या फिर हो सकता है 100% भी हो जाए अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना आए। डीआई में भी जो मेन टॉपिक्स है वो ये है डेटा टेबल, केसलेट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और स्कैटर्ड प्लॉट। तो इनके फिर से सिर्फ थोड़े थोड़े बेसिक्स देखने हैं, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि एक ही सेट में आपको एक टेबल दे दिया, एक बार ग्राफ भी दे दिया, एक पाई चार्ट भी दे दिया, या फिर कोई भी दो चीजें दे दी, है ना, और फिर उसको बोलते हैं मिसलेनियस डीआई। और वो भी दो तरह के आते हैं, एक कैलकुलेशन बेस्ड होता है और एक लॉजिक बेस्ड होता है। और एक इस तरह का क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जिसमें आपको इनकम्प्लीट टेबल दे देते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन यूज करके टेबल फिल करना होता है और आंसर करने होते हैं क्वेश्चन। और एक और कुछ दे देते हैं डीआई से, है ना, जैसे इस बार रडार चार्ट दिया था, नया सा कॉन्सेप्ट था, पर अगेन कुछ भी पहले की नॉलेज की जरूरत नहीं थी, बिना किसी नॉलेज के आप सॉल्व कर सकते थे उसको, अगर बस समझना था कि क्या दिया। अगेन सब कुछ घूम फिर के इसी वर्ड पे आ जाता है, एनालिसिस। सो इस पे वर्क करो, अपनी एनालिसिस जो स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उस पे वर्क करोगे तो सारा काम हो जाएगा। क्या डीआई, क्या एलआर, कौन सा टॉपिक, कौन सा डिफिकल्टी लेवल, नथिंग विल मैटर। ठीक है, सो दैट्स इट, डू दिस एंड आई एम गेटिंग द पीडीएफ रेडी। और उसके बाद ये अदर रीजनिंग टॉपिक्स है, तो कभी भी अगस्त में या सितंबर में 1 या 2 हफ्ते उठा के इनको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, अभी इन पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है। That's it. So that's it. You can reach me out on Unacademy Learning app if you need any further help, and I'll provide you that PDF also. I'm just getting it ready. और बाकी कल क्लास है 7 PM, उस पे आ जाना। MWF को क्लासेस होती है, अगर आपने बेसिक स्टार्ट नहीं भी किया है तो भी आ जाना। रैंडम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, वो सब लोग देख सकते हैं, इंस्पाइट लाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से प्रिपरेशन लेवल पे आप हो, इट डज नॉट मैटर। दैट्स इट। और नया प्लस का कोर्स जो है बेसिक से, वो 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू आर प्लानिंग टू एनरोल, डू इट बिफोर दैट, दिस इज माय रेफरल कोड। Okay, that's it. We have to end the class here now. It's 3:15. Thank you very much. All the best. Bye.